नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। यूपी का उपचुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। योगी आदित्यनाथ की साख के आगे पीडीए की परीक्षा है। बहुत सोच समझकर कैंडिडेट्स तय किए जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि 25 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन बीजेपी अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई। हालांकि आज खबर यह भी सामने आई कि आखिरकार कैंडिडेट्स तय कर लिए गए हैं और अब किसी भी वक्त बीजेपी 9 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। तो भाजपा में किन चेहरों पर साख बचाने का दारोमदार रहेगा? लिस्ट जारी होने से पहले ये नाम आज हम आपको दिखाएंगे। इधर यह भी अब तय हो चुका है कि निषाद पार्टी का दबाव काम नहीं आया और गठबंधन में शामिल दलों में आरएलडी को छोड़कर किसी पार्टी को उपचुनाव में कोई सीट नहीं दी गई। अब जिन तेवरों के साथ संजय निषाद अड़े हैं, उसका चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसका भी पूरा विश्लेषण। ऐसे में देखिए, जब अपने बने विरोधी तो कैसे फंसे अखिलेश और योगी। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। प्रत्याशियों के नाम तय करके प्रस्तावित कर दिए हैं और जल्दी हम लोग पार्टी के प्रत्याशी घोषित करके पूरी ताकत के साथ विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। ये हम दो दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। यूपी के सियासी अखाड़े में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव का जोर है। मुकाबला बराबरी का है। एक तरफ योगी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन जीत की नई इबारत लिखने के मिशन पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश की अगुवाई में विपक्षी इंडिया गठबंधन इस बार अपने पीडीए समीकरण के सहारे बीजेपी के किले में सेंधमारी के प्लानिंग पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जिसका जातीय समीकरण जितना मजबूत होगा, वो उतना ही प्रभावशाली साबित होगा। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है। और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। हर बीतते वक्त के साथ यूपी का उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसका नतीजा 23 नवंबर को आएगा। यूपी में चुनावी लहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले 7 सीटों पर पीडीए समीकरण को साधते हुए अखिलेश ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, तो वहीं अब बीजेपी भी जातीय गोलबंदी को ध्यान में रखकर अपनी फाइनल लिस्ट तैयार कर चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी ने 9 सीटों पर अपनी लिस्ट फाइनल कर ली है, जिसकी घोषणा बीजेपी कभी भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी 9 में से 8 सीटों पर खुद लड़ेगी, तो वहीं मीरापुर सीट उसने आरएलडी के लिए छोड़ दी है। पार्टी के प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया होती है और हमने आपस में नीचे बातचीत करके मंडल, जिला, क्षेत्र के माध्यम से राज्य स्तर पर हमारी बैठक होकर हमने पैनल बनाकर हमारे केंद्रीय नेतृत्व को दिया और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे यूपी का सियासी पारा भी हाई होता जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में से 7 पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपनी हर एक सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नामों का पैनल
तैयार करके केंद्रीय हाईकमान को भेज दिया है। अब वहां से हरी झंडी मिलने का इंतजार है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी आज रात से लेकर कल सुबह तक किसी भी वक्त इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। दरअसल सूत्रों से निकलकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मझवा सीट से पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को पार्टी उतार सकती है। वहीं गाजियाबाद सीट से संजीव शर्मा और अशोक मोना प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं कटेहरी सीट से धर्मराज निषाद के नाम की चर्चा जोरों पर है। कुंदर की सीट से शेफाली सिंह, रामवीर सिंह और अभिषेक सिंह में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। करहल की बात करें तो वीरेंद्र शाक्य और प्रेम सिंह शाक्य दावेदारों के रेस में आगे चल रहे हैं। वहीं फूलपुर से दीपक पटेल, सीसामऊ से राकेश सोनकर, खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, भारत भारती और मुकेश सूर्यवंशी दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं मीरापुर सीट बीजेपी ने आरएलडी को दी है। हालांकि इस लिस्ट में निषाद पार्टी का नाम नहीं और माना जा रहा है कि बीजेपी की सीट शेयरिंग को लेकर निषाद पार्टी नाराज चल रही है। यही वजह है कि अपनी बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सामने रखने के लिए संजय निषाद दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत ये दोनों सीटें निषाद पार्टी को मिली थी। इनमें मझवा सीट पर निषाद पार्टी का प्रत्याशी जीता था, जबकि कटेहरी सीट पर प्रत्याशी कम अंतर से हारा था। इसके चलते निषाद पार्टी दोनों सीटों पर दावा कर रही है। मैं चाहता हूं कि सभी जो 9 सीटें हैं वो एनडीए जीते। उसके लिए निषाद पार्टी का अपने सिंबल पर दोनों सीटों लड़ना आवश्यक है। तभी कार्यकर्ता निषाद पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़के जीत सकते हैं। क्योंकि जब सिंबल निषाद पार्टी का होगा तो मेरे कार्यकर्ता, मेरा समाज वोट देता और वो भारतीय जनता पार्टी, दोनों मिलकर हम लोग चुनाव जीत जाते। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों जिन पर उपचुनाव होने हैं उन सभी पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कही थी। हालांकि बाद में एक सीट मीरापुर की भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को देने की बात भी कही थी। लेकिन इन सब के बीच निषाद पार्टी, जिसकी मझवा सीट पर मजबूत दावेदारी है, वो टस से मस होने को तैयार नहीं हो रही है। संजय निषाद को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन निषाद पार्टी अपनी मांग से पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। दरअसल अखिलेश के पीटीए फॉर्मूले ने बीजेपी को ऐसा डेंट दिया है कि अब बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यहाँ तक कि सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में भी अब वो कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी इसका खामियाजा भुगत चुकी है। वहीं अखिलेश लगातार पीडीए के बहाने बीजेपी पर वार कर रहे हैं, उसे पीडीए विरोधी करार देने में जुटे। पीडीए परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। इस बार कितना भी ये साजिश कर लें, षड्यंत्र कर लें, कितनी भी रणनीति बना लें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। बहुत टफ फाइट है, चूंकि प्रतिष्ठा की लड़ाई है। एक तो योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है वो अपनी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको जो नुकसान हुआ है उसको फिर से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, ये 2027 के पहले का एक रिहर्सल माना जा रहा है, इसलिए इस पे सबकी निगाहें हैं और कांग्रेस इसमें फूंक फूंक के कदम रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो असल लड़ाई है वो लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। यूपी उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है, क्योंकि इसकी वजह कांग्रेस का सपा को वॉक ओवर देना माना जा रहा है। खबर है कि कांग्रेस उपचुनाव में सभी सीटें समाजवादी पार्टी को देने जा रही। हालांकि इन सब के बीच दोनों ही दल के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर बूथ वाइज अपनी तैयारी कर रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के पार्टी के सीनियर लीडर्स इन सभी सीटों पर दौरा कर चुके हैं। उपचुनाव की एक एक सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। प्रत्याशी चयन को लेकर के पार्टी में राज्य स्तर पर विमर्श हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ परामर्श चल रहा है और बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी सामने आएंगे और इस बार जीत की पताका लहराने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रभारी घोषित किए थे, प्रत्याशी घोषित किए और भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही हताश है, निराश है। लोकसभा चुनाव परिणाम ने भारतीय जनता पार्टी को उनकी हकीकत दिखाई है जमीनी। समाजवादी पार्टी अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा पूरी तरह से साफ करेगी। सीटों के बंटवारे को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में बातचीत चल रही है। कोई विवाद या कोई असहमति जैसी स्थिति नहीं है, ना ही हम वाकओवर देने जा रहे हैं। हमारी पूरी तैयारी चुनाव की है।
तो लोकसभा चुनाव के बाद यूपी उपचुनाव में एक बार फिर पीडीए की परीक्षा होने वाली है। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर किस जाति का कितना प्रभाव है, आज हम आपको यह समझाते हैं, क्योंकि यही फैक्टर जीत हार में निर्णायक साबित होने वाला है इस उपचुनाव। सबसे पहले अहम सीट, खैर देखिए, दलित और पिछड़ा यहां पर निर्णायक भूमिका में आते हैं, यानी कि पीडीए का पी और डी, पिछड़ा और दलित। अब करहल की बात कर लेते हैं। करहल में देखिए ओबीसी वोट बैंक का यहां दबदबा है। कुल मिलाकर के यहां देखा जाए तो 55% मुस्लिम आते हैं, 55% ओबीसी आते हैं और लगभग 5.5% मुस्लिम, कुल मिलाकर के 60%। अब कुंदरकी में देखिए मुसलमान अकेले जीत का फैक्टर, यहां भी 60% मुसलमान जीत हार तय करते हैं। अब अगली सीट है सीसामऊ। मुस्लिम वोटर्स यहां भी किंग मेकर की भूमिका में है, लगभग 45%। फूलपुर की बात करें तो यादव, पटेल, मुस्लिम यहां निर्णायक है। 43% ओबीसी आते हैं, 15% मुस्लिम समाज से यहां पर आबादी आती है। इसके अलावा गाजियाबाद देखिए, ब्राह्मण वैश्य वोटरों का बोलबाला है और इसलिए यहां पर बीजेपी जीतती रही है। मझवा में देखिए बिंद, कुशवाहा, पासी वोटर यहां निर्णायक हो जाते हैं। 40% ओबीसी यहां मझवा में आते हैं और 5% मुस्लिम। इसके अलावा अगली सीट जो है वो है कटेहरी। दलित मुस्लिम विनिंग कॉम्बिनेशन यहां पर बनाते हैं, जिसके साथ उसकी जीत। मीरापुर में देखिए मुस्लिम जाट वोटर किंग मेकर बन जाते हैं, लगभग 37% यहां पर मुस्लिम आते हैं। अखिलेश यादव का यही वो पीडीए फॉर्मूला है जिसके आगे यूपी में बीजेपी का किला ध्वस्त हुआ लोकसभा में 62 से 33 पर, और इसी पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी देश भर में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने वाली नंबर 3 की पार्टी बन गई। यूपी उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन इसी बीच तीसरे मोर्चे के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के मैदान में कूदने से योगी अखिलेश दोनों की राहें मुश्किल हो सकती है। दरअसल 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर पीडीएम ने 3 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। कुंदरकी सीट गठबंधन के तहत एआईएमआईएम के पास गई है और एआईएमआईएम ने यहां से मोहम्मद वारिस को उम्मीदवार घोषित किया है। इसके साथ ही मीरापुर सीट से एआईएमआईएम ने अरशद राणा को मैदान में उतारा है, जबकि मझवा सीट पीडीएम के सहयोगी प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के हिस्से में गई। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मझवा सीट से स्वयंवर पाल को कैंडिडेट घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में पीडीए के मुकाबले पीडीएम की उपचुनाव में एंट्री के बाद अखिलेश यादव और योगी दोनों के लिए ही खतरे की घंटी बज गई है। हालांकि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ था, लेकिन उस वक्त ओवैसी और पल्लवी पटेल दोनों ने ही अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। लेकिन कल जिस तरीके से पीडीएम गठबंधन के तहत 3 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई, उससे तस्वीर बिल्कुल साफ है कि इन 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कम से कम 8 सीटों पर यह गठबंधन भी ताल ठोकेगा। उत्तर प्रदेश में पीडीएम की एंट्री के साथ ही एक तीसरा मोर्चा भी खुल गया है, जो इस उपचुनाव में वोट काटने का काम करेगा और सबसे ज्यादा खतरा मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोट कटने का नजर आता है। बता दें कि जब पीडीएम यानी पिछड़ा, दलित और मुसलमान की स्थापना की गई थी, तब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अपने दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने भी साथ दिया था। इस गठबंधन में दोनों ही मुख्य भूमिका में थे, लेकिन अभी तक पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी ने फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर अपनी मंशा साफ नहीं की है। ये देखना रोचक होगा कि क्या पल्लवी पटेल की पार्टी भी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है या फिर खुद को इस बार मैदान से बाहर रखती है। यूपी की राजनीति में पीडीएम की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि इसे अखिलेश यादव के पीडीए के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ओवैसी जी वहां लॉन्च होते हैं जहां बीजेपी अपने आप को कमजोर महसूस करती है। ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और ये भाजपा को जिताने के लिए आते हैं। उनका मकसद है केवल बीजेपी कैसे जीते और उस पर ओवैसी जी का पूरा काम रहता है, पूरा फोकस रहता है। तेलंगाना को छोड़कर बाकी राज्यों में ओवैसी की पार्टी की छवि एक वोट कटुआ पार्टी की रही। हालांकि अगर उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी से ज्यादा डेंट ओवैसी इंडिया गठबंधन को पहुंचा सकते हैं। ओवैसी और पल्लवी पटेल लगातार एनडीए और इंडिया गठबंधन पर हमलावर। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सके। ये पीडीए वाले हो या ये एनडीए वाले हो, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। वहीं चाहे योगी हो या फिर अखिलेश, दोनों ओवैसी को लेकर लगातार हमलावर रहे। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। ओवैसी जानती है कौन किसके लिए काम कर रहा है। हालांकि अखिलेश बार बार ये साफ कर चुके हैं कि उपचुनाव में पीडीए उनके साथ खड़ी और उनका आशीर्वाद इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा।
बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। महंगाई का उनके पास कोई जवाब नहीं है, बेरोजगारी का उनके पास खत्म होने कोई जवाब नहीं है, आरक्षण ये छीन रहे हैं, इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है। तो ओवैसी और पल्लवी पटेल का गठबंधन एक तरह से यूपी में तीसरे मोर्चे का उभार है और इस गठबंधन की ओर मतदाताओं का झुकाव बीजेपी और सपा दोनों पार्टियों के लिए टेंशन से कम नहीं है। देखिए कैसे और ये हम क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों ही पार्टियों को समझिए। पल्लवी पटेल ओबीसी कुर्मी समाज से आती हैं, ओबीसी तबके को प्रेजेंट करती हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज के बड़े नेता के तौर पर खुद की छवि बनाने का दावा करते हैं, हालांकि कई राज्यों में उनको अभी तक सफलता मिली नहीं है। इसके अलावा पल्लवी पटेल यूपी में 6% कुर्मी आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व जब करती है तो उसका फायदा उन्हें मिलता है। यहां यूपी में 19% मुस्लिम आबादी है जो कि उनके पास अगर छिटकती है तो नुकसान सपा को। 25 जिलों में कुर्मी वोटर्स का प्रभाव है, उधर 36 सीटों पर अकेले जीतने का दम मुस्लिम वोटर्स की बदौलत रखते हैं। 16 जिलों में 12% से ज्यादा कुर्मी आबादी आती है। 70 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% आबादी है। इसके अलावा और समझिए 50 विधानसभा सीटों पर मजबूत पकड़ देखने को मिलती है इनकी, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की बात करें 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों की बदौलत इनकी पकड़ मजबूत हो सकती है अगर ये काम कर गए तो। और इसलिए ये तीसरा मोर्चा दोनों धड़ों के लिए टेंशन बनकर उभरा है। अब जिस पीडीएम की बदौलत पल्लवी पटेल और ओवैसी साथ आए हैं वो कैसे बने बनाए समीकरणों को ध्वस्त कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, इसे भी समझते हैं। देखिए एसपी के पीडीए वोट बैंक पर सीधा सीधा इसका असर होगा, कैसे हमने आपको समझाया। दूसरी बड़ी बात जो देखने को मिलती है वो ये दलित अल्पसंख्यक, अगर इनको देखते हुए देखें तो वोट बैंक में सिंधमारी का सीधा सीधा खतरा है। इसके अलावा ये जो 9 सीटें हैं उपचुनाव की 9 ही सीटों पर पीडीए का खासा प्रभाव है, वो आंकड़े भी मैंने आपको दिखाए। और ऐसे में न सिर्फ इनके पास बल्कि बीजेपी के कोर वोट बैंक पर भी खतरा बढ़ेगा। पिछड़ों में जो गैर यादव हैं दरअसल जो बीजेपी का साथ देते रहे हैं उनके छिटकने का सीधा सीधा नुकसान बीजेपी को होगा। ऐसे में जाहिर है चुनाव के नतीजों पर इसका असर भी पड़ेगा। हालांकि ऐसे तमाम उदाहरण हैं कि जहां जहां कई मोर्चों के बीच चुनाव विभाजित हुआ, भाजपा बीजेपी को फायदा हुआ और उनके खाते में फायदा गया है। तो क्या उपचुनाव की यही तस्वीर इस बार भी बरकरार रहेगी? फिलहाल कहना मुश्किल है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।